एक मिनट, नहीं, जिस तरह से क्रम मुझे प्राप्त हुए हैं लोक कथाकारों का, मैं एक एक करके लोक कथाकारों को बुलाता हूँ, वे अपनी एक लोक कथा का पाठ करेंगे। सेवा सदन प्रसाद जी आज मुंबई से जुड़े थे, कई बार कह रहे थे कि मैं उनकी अध्यक्षता में मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लोक कथा का पाठ हो, उस पर टिप्पणी दे। तो निश्चित तौर पर वे आज पहले जुड़े भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं देखता, मैं सीधे देखता हूँ कि सबसे पहले कौन जुड़े हैं और उसी क्रम से मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। आज सबसे पहले जुड़ने वाले में अनिल कुमार झा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार झा जी, आप हमेशा उत्सुक रहते हैं पहले जुड़ने के लिए। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपने एक लोक कथा का पाठ करें। इस बीच वे आज अध्यक्ष जी की बड़ी गंभीरता से सभी रचनाओं को सुनना है, वे अध्यक्ष टिप्पणी करेंगे। और हम चाहें कि हमारे योगराज प्रभाकर जी भी अंत में सभी लोक कथाओं पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी देंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे आज के अतिथि हैं। तो और इस बीच यदि 2-3 लोक कथाएँ अपना तैयार कर लें तो बीच में हम जब वो सहमति देंगे मैं शील जी को आमंत्रित कर लूँगा। मैं आरंभ करता हूँ। मैं केवल सुनने आया हूँ, मैं शील कौशिक जी को सुनने आया हूँ केवल। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आपके जैसे मर्जी, आप हमारे सर्वे सर्वा हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो शील कौशिक जी, प्रभाकर जी को नमस्कार। अब मैं सभी को नमस्कार। आप प्रभाकर जी, आप अंत में कुछ तो जरूर बोलिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा लेकिन बोलिएगा जरूर। आप हमारे शील कौशिक जी बोलने लायक छोड़ेंगे नहीं किसी को। नहीं नहीं, आप बोलते रहे कि आप पूरे सप्ताह में देखा नहीं हो, शील कौशिक की आदि भूमिका तो आप निभा दिए थे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अनिल कुमार झा जी को। अनिल कुमार झा जी कृपया आएँ और जल्दी अपना नाम बतलाएंगे, कहाँ से आप हैं, और लोक कथा का 2 बार शीर्षक बताकर अपनी लोक कथा का पाठ करेंगे। अनिल कुमार झा है या अनिल कुमार जैन है? अच्छा ठीक है, सॉरी, अनिल कुमार जैन। हेलो, हाँ अनिल कुमार जैन ही होंगे। हाँ आप ही हैं, पढ़िए। जैन साहब पढ़िए, आप ही हैं। अनिल कुमार और कोई नहीं यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं। इसलिए मैं थोड़ा संशय में आ गया। नहीं ठीक है, आदरणीय मंच को और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और मैं अपनी लघु कथा पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है बिना सुने। 2 बार पढ़ने की कहा था शीर्षक को, तो बिना सुने जी। घंटी बजी तो मैंने दरवाजा खोला। अरे जैन साहब यहाँ रहते हो क्या? उनमें से एक मेरी पूर्व परिचित थी, जिन्होंने प्रश्न किया। जी हाँ, पधारो ना, कैसे तकलीफ की? मैंने दोनों आगंतुकों का अभिवादन किया। जनसंपर्क पर निकले हैं। आपके भी तो छोटा बच्चा है ना जैन साहब, उसको हमारे संस्कृत विद्यालय में दाखिला करा दो। देखो जैन साहब, भारतीय संस्कृति में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत हिंदी की जननी है, वैदिक भाषा है। अध्यापिका बोले जा रही थी। मुझे उसके तर्क बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अध्यापिका से स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पूछी तो उसने एक फॉर्म मुझे देते हुए प्रक्रिया समझा दी। अध्यापिकाएं जाने वाली थी, इतने में एक स्कूल की बस वहां से गुजरी। बस की खिड़की से एक छोटे बच्चे ने आवाज दी, मम्मी। अध्यापिका ने बच्चे की ओर देखकर दूसरी से कहा, चलो मैडम चलते हैं। बच्चों की बस आ गई। बस पर स्कूल का नाम लिखा था, रॉयल अल्फा इंग्लिश स्कूल। थोड़ा सोचकर मैंने बोलना चाहा, संस्कृत। मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही मेरी बात बिना सुने अध्यापिकाएं तेजी से चली गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनिल कुमार जैन जी। और हमें विश्वास है कि हमारी अध्यक्ष शील जी और हमारे विशिष्ट अतिथि योगराज प्रभाकर जी, आप सभी की रचनाओं को सुन रहे हैं बहुत गंभीरता से। अब मैं शेख शहजाद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो इसके बाद जुड़े थे और इधर बहुत रुचि रख रहे हैं वे लोक कथा लिखने और प्रस्तुत करने में। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। सादर नमस्कार आदरणीय मंच, विशिष्ट अतिथि महोदय और आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी। आपकी अनुमति से मैं अपनी एक अभ्यास रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ समीक्षा हेतु। शीर्षक है जस्ट कीप ऑन। लघु कथा इस प्रकार है।
आपका चेहरा आधा कट रहा है, आप बीचों बीच आ जाए तो अच्छा लगेगा। आपका चेहरा थोड़ा कट रहा है, थोड़ा बीच आ जाइए। आवाज़ थोड़ा साफ, थोड़ा तेज बोलिए। लघु कथा इस प्रकार है, शीर्षक जस्ट कीप ऑन। एक आधुनिक पर्यटन तीर्थ स्थल की बाग में अधेड़ उम्र के दो बड़े नेता बतिया रहे थे। अंतिम चरण का रण है, संघर्ष बड़ा भीषण है। इस अद्भुत सफर में अब ईश्वर की शरण है। मैंने भगवान से न कभी कुछ मांगा है, न ही कभी मांगता हूँ। मेरी भी ऐसी ही प्रवृत्ति नहीं रही। इस दुनिया में ही सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, लेन देन की परंपरा, स्वर्ग नरक, हैव एंड फन एंड रिलैक्स, जस्ट गिव एंड टेक। सही कहा। दुनिया के नक्शे पर अपने मुल्क से ऊपर वालों से डील्स और बिजनेस बस, और अपने देश में रईसों, उद्योगपतियों और नेताओं से, है ना? यही आज की नीति है, राजनीति है, रणनीति और नीति है भाई। ये कहते हुए अत्याधुनिक व्यायाम पोशाक पहने दूसरा अधीर नेता पहले के साथ नजदीक के एक वृक्ष के नीचे रिलैक्स आसन मुद्रा में बैठ गया। लघु कथा समाप्त हुई। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको प्रस्तुत करने के, लोक कथा प्रस्तुत करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम सीधे मुंबई की ओर जाते हैं, सेवा सदन प्रसाद जी की ओर। बहुत अच्छे लोक कथाकार, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है और लोक कथा को समर्पित है। देखते हैं कि आज वे कौन सी लोक कथा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सेवा सदन प्रसाद जी। मंच को नमन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कन्फेस। कन्फेस। पूरे क्लास की लड़कियां फादर के ऑफिस में खड़ी थी, एक गुनहगार की तरह। सब एक दूसरे को संकित नजरों से निहार रही थी और फादर उन सबको। तभी सिप्रा मैडम दौड़ी दौड़ी आई और फादर से बोली, फादर, ये सारी लड़कियां निर्दोष है। कंडोम तो मेरे पर्स में था। दरअसल कल मेरे हस्बैंड लेट नाइट पार्टी से आए और मैं हमेशा की तरह उनकी पॉकेट चेक की तो कंडोम मिला, जिसे मैं अपने पर्स में रख ली। फादर तब गुस्से से सिप्रा की ओर निहारा। सारी लड़कियों को अपने क्लास में जाने की इजाजत मिल गई। तो ये गुनाह तुमने किया है? फादर ने पूछा। हाँ, गुनाह मैंने किया है, पर एक झूठ बोलकर। मतलब? लड़कियों के सामने झूठ बोला। फादर को माजरा कुछ समझ में नहीं आया। फिर सिप्रा से कहा, पहले इसे ठिकाने लगाओ। क्या करूं? डस्टबिन में डाल दूं या जहां से उठाया है वहीं रख दूं? क्या मतलब? झूठ बोला कबूल करता हूं, पर कंडोम तो आपके ड्रॉअर से मिला। फादर तब कन्फेस करने के बजाय चीख पड़ा, हाउ यू डेयर टू टच माई ड्रॉअर? यू आर नाउ सस्पेंडेड। बस। धन्यवाद सेवा सदन प्रसाद जी। इस पर प्रतिक्रिया और अध्यक्ष टिप्पणी बाद में देंगी हमारे अध्यक्ष महोदय। वो सबकी लोक कथाओं को सुन रही हैं। मुझे लगता है कि वे अध्यक्ष टिप्पणी के साथ ही अपनी लोक कथाओं को प्रस्तुत करेंगी। योगराज प्रभाकर जी से भी निवेदन है कि अपनी कम से कम एक लोक कथा तो जरूर रखेंगे। वे कहते हैं कि हमारे निवेदन को ठुकराते नहीं है, तो अपनी एक लोक कथा लास्ट में जरूर प्रस्तुत करेंगे। अब हैं नंदिनी कुमार मिश्रा। कोई है क्या? नंदिनी जी,
नंदिनी जी कोई हैं? नंद कुमार मिश्र। अच्छा, नंद कुमार नंद मिश्र। कुमार। अच्छा सॉरी, नंद कुमार मिश्र। हाँ ठीक है, आप अपनी एक लोक कथा जी। का प्रस्तुत कीजिए। आप अपने ये जो बताइए, आप कहाँ से उपस्थित है, जगह का नाम बताइए, और अपनी लोक कथा का शीर्षक 2 बार बताइएगा। मैं रानीपुर बेतिया से हूँ, पश्चिम चंपारण। जी। और रानीपुर बेतिया, पश्चिम चंपारण। हाँ ठीक है, आप अपनी आवाज आ रही है श्रीमान? हाँ आ रही है। अपनी लोक कथा का शीर्षक बतला के जी। लोक कथा पढ़िए। जी। हाँ जी, लोक कथा का शीर्षक है ध्वजोत्तोलन। ध्वजोत्तोलन। जी। तो नैलू मठ साहब की बरबस याद दिला दी तिरंगा प्रसंग पर छिड़ी बहस ने हमारे पटल पर। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था हमारे वरीयाधार विद्यालय रानीपुर में। ध्वज फहराने के समय तक पिताजी पहुंच नहीं पाए थे। बढ़ी तोंद वाले भगेड़वा के भुवनेश्वर बाबू प्रधानाध्यापक ने तिरंगे में फूल को लपेटे, जो ऊपर जाते ही बिखरते और झंडा हवा में लहराने लगता। बल्ली की बगल से डोरी पर उठते तिरंगे पर ज्यों ही मेरी नजर पड़ी। मैं तीसरी कक्षा का छात्र चिल्ला उठा, रुकिए मठ साहब, गलती हो रही है। सब अवाक थे। रुक तो गए। घूरते हुए पूछा, बाधा क्यों डाली? क्या गलती? केसरिया बल भरने वाला सौदा है, मैंने कहना शुरू किया। अरे बबुआ, झंडा फहराने पर न गीत गाना है। मैं गीत कहाँ गा रहा हूँ मतलब, आपको ध्यान दिला रहा कि सादा है सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो फिर क्या गलती है? हमारी धरती की ओर न रहेगा हरा रंग। हाँ तो गुस्से में लाल पीले चेहरे के साथ फिर झंडे की ओर बढ़े। तब तक घोघा के सुकुल जी मठ साहब बोल उठे, पंडित जी का लइकवा बोला है तो ठीक है न बोला है। अब तक झंडे की तरफ बिन देखे बहस किए जा रहे थे। जब नजर पड़ी तो शर्मिंदा हुए और हरी पट्टी ऊपर की ओर जा रही थी, केसरिया रंग नीचे आ रहा था। समय से पहले सुधार हो गया, शुक्रगुजार रहे। पिताजी बाहर चले गए थे। सप्ताह भर बाद वापस आए तो उनसे बोले, हेडमास्टर साहब, जानते हैं पंडित जी, आपके बबुआ ने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मुझे टीटागढ़ पेपर मिल्स की हाथी छाप अभ्यास पुस्तिका, HB पेंसिल और इरेजर इनाम में भी दिया। कोनैलू मठ साहब ने। कथा समाप्त। धन्यवाद। कथा नहीं, लोक कथा बोलिए। आप कथा लिखोगे तो नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी। और इसके बाद जी धन्यवाद। लघु कथा का शीर्षक क्या था नंद कुमार जी? कथा का शीर्षक ध्वजोत्तोलन। झंडोत्तोलन। ध्वजा उत्तोलन, ध्वजोत्तोलन। ध्वजोत्तोलन। झंडा फहराना। जी। जी। ध्वज उत्तोलन, ध्वजोत्तोलन। हाँ ठीक है। अब इसके बाद धन्यवाद। हम जिनको आवाज़ दे रहे हैं वे इस पूरे सप्ताह की प्रभारी भी रही हैं और लघु कथा की सशक्त हस्ताक्षर है। कई जगह से उन्हें मान सम्मान पुरस्कार भी मिले हैं और उनकी एक लघु कथा की पुस्तक भी हाल में प्रकाशित हुई है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ ऋचा वर्मा जी को।
कि ऋचा वर्मा जी कृपया अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। सभी को नमस्कार। अध्यक्ष महोदया को, विशिष्ट अतिथि सर को, आप सभी को, सेवा सदन सर को, सभी को यथोचित अभिवादन। सर आप तो मेरी बड़ी प्रशंसा कर दिए। लघु कथा का शीर्षक है समय की नब्ज। पापा, इन्होंने अगर मुझे जन्म दिया तो मेरी माँ हुई ना। मैंने फोटोज ऐप में हाउ सना केम टू द वर्ल्ड वाले एल्बम पर उस महिला के फोटो को इंगित करते हुए पूछा, और एक तरह से तुम्हारी माँ की हुई। अगर यह मेरी माँ है तो इनके साथ फोटो में कहीं आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? और मेरी भी इनके साथ केवल एक ही फोटो है, एकदम न्यू बॉर्न वाली। देखो, मैं आपकी बायोलॉजिकल माँ हूँ। लेकिन मैं बहुत मजे बढ़ाते हुए कहा, बायोलॉजिकल मतलब सर्वभूत मदद। अपना गला सूचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर जतिन ने वह बात कह दी जिसे कहने की हिम्मत वह सना के पैदा होने के दिन से ही जुटा रहा। तब तो मेरी यानी कि आपकी पत्नी, मेरी तो कोई शादी ही नहीं हो पाई, तो पत्नी कहाँ से? जतिन एक एक रात से पर्दा उठाते जा रहा था। क्यों? बातों को समझने लायक हो गई थी। उस जमाने में भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या लड़कों से कम रहती थी, इसीलिए बहुत सी लड़की कुंवारे ही रह जाते थे। वैसे नौकरी वाले लड़कों की शादी में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। मैं अपना व्यवसाय करता था, जब तक मेरा व्यवसाय जमा मेरी शादी की उम्र निकल गई थी। फिर सना कुतूहल से अपने पिता की जिंदगी की कहानी सुन रही थी। मुझे बहुत शौक था कि मेरे बच्चे हों, इसलिए मैंने फोटो वाली महिला को पैसे देकर तुम्हारी सरोगेट मदर बनने के लिए राजी कर लिया। तब तो आप यह भी चाहते होंगे कि आपको एक बेटा हो, और हो गई मैं। नहीं बेटे, मुझे बेटी ही चाहिए थी। कितने वर्षों के बाद हमारे खानदान में कोई लड़की पैदा हुई थी। पापा, इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरे सरोगेट मदर को जरूर इनवाइट कीजिएगा। मैं उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी और सबको बताऊंगी कि मैं भी शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बच्चों की तरह सरोगेसी से पैदा हुई हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी आपकी लोक कथा के लिए। और आपके बाद अब हम एक और ऐसे रचनाकार को आमंत्रित कर रहे हैं जो अक्सर हमारे पटल पर आते रही हैं, और उनकी विशेषता है कि बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कह जाती है। देखते कि आज वो किस तरह की लोक कथा लेकर आई हैं। गार्गी राय जी, गार्गी राय जी यदि मंच पर हो तो कृपया आप आइए और अपनी लोक कथा का पाठ कीजिए। गार्गी राय जी। जी सर, आपका सादर धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए सभी सुधीजनों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। मेरी एक छोटी सी लघु कथा है जिसका शीर्षक है भक्ति के मापदंड। जिसका शीर्षक है भक्ति के मापदंड। अरे कुतिया, मैंने तुम्हें रोटी बनाने को कहा था और तुमने भात का तसला बैठा दिया। इतना सुबह सुबह भात कौन खाएगा? अब मेरी पूजा भी खत्म हो गई। नाश्ते में क्या खाऊं? तुम्हारा करेजा। मालकिन के 1 लाख से 15-16 वर्ष की कमसीन पिंकी, धन्यवाद सर। मालकिन के 1 लाख से 15-16 वर्ष की कमसीन पिंकी फर्श पे पसर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे टेसो ही बहाएगी कि फटाफट 2 रोटी भी बनाएगी? अच्छा बता, मेरी बात क्यों नहीं मानी? मालकिन पिंकी को डांटते हुए पूछा। मुझे लगा आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है। हर साल की भांति आज आपकी पूजा लंबी होगी। पहले दुर्गा माँ का श्रृंगार, फिर उनसे विनती और अंत में अपनी गलतियों पे क्षमा मांगते आपको समय लगेगा। तब तक मैं भात बना लेती हूँ और आपके आने पे गरम गरम रोटियां। डैश डैश। कहते कहते पिंकी सुबुकने लगी। हाथ में प्रसाद लिए जड़वत मालकिन भक्ति की असली मायने समझ चुकी थी। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी राय जी। क्या बात। आपका संवाद बहुत ही प्रभावकारी था, आरंभ में भी अच्छा लग रहा था सुनने में। बाकी टिप्पणी तो हमारे अध्यक्ष महोदय देंगे अंत में। और आपकी आवाज़ आज बहुत थी आ रही है, कोई तबीयत ठीक है ना?
हाँ सर, आज व्रत है अच्छा, मेरा, बस वो व्रत है। आपके बुलावे पे आ गई। चलिए, जी बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। हमें हमारे मान सम्मान को रखने के लिए। अब गार्गी राय जी के बाद धन्यवाद अब सर। सीधे सीधे हम विनय विक्रम सिंह, लगता है कि हैं क्या मंच पर? विनय विक्रम सिंह अगर हैं तो जल्दी आए, नहीं तो फिर आगे में बढ़ते हैं। सर मैं श्रोता के रूप में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम श्रोता भी हमारे मंच पर जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं। अब आपको मैं बतला दूं कि इसके अतिरिक्त भी हमारा जो कार्यक्रम है अभी हमारे फेसबुक के अवसर साई धर्मी पत्रिका के पेज पर भी लाइव हो रहा है। अब वहाँ पर अभी कई लोग जुड़ गए हैं, जैसे कि अनिरुद्ध झा, दिवाकर, डॉक्टर शरण नारायण खड़े, सुभाष पाठक जिया, कई लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कई लोक कथाओं की। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पाठक भी इसे सुन रहे हैं, सिर्फ लेखक नहीं है। और इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे नलिनी श्रीवास्तव जी को। नलिनी श्रीवास्तव जी कृपया आइए, आप अपनी लोक कथा पाठ कीजिए। ये सादर धन्यवाद सर। समृद्ध मंच को सादर नमन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कन्यादान। इस पर आदरणीय योगराज सर की टिप्पणी आई थी, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पाई हूँ कि इसे मैं कैसे सही करूँ। मैं पूरा मार्गदर्शन और समीक्षा अच्छे से चाहती हूँ। सादर प्रस्तुत है। शीर्षक है कन्यादान। बेटी के विवाह का मंडप सजा था। मंत्रोच्चार के बीच राहुल की आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब वह दौरे पर दूसरे शहर में थे और गर्भवती पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। खबर मिलते ही काम छोड़ तुरंत फ्लाइट से वापस लौट पड़े थे। अस्पताल के रास्ते में थे, खबर आई कि बेटी हुई है। उनकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हुई हो। ढेरों मिठाइयाँ और लिली के फूल लेकर वह अस्पताल पहुंचे। राहुल अपनी बेटी का मुख देखने को तड़प रहे थे। पत्नी को प्यार से देखा और कहा, आज हम दोनों की ख्वाहिश ऊपर वाले ने पूरी कर दी। थैंक यू सो मच डियर सोनम, तुमने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया। उनकी पत्नी के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। अचानक पंडित जी की आवाज सुनकर पिता राहुल चौंक गए। अब कन्या के पिता आकर कन्यादान करें। पंडित जी के पुकारने पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, बेटी को अपनी नई जिंदगी जीने के लिए एक नए परिवार में खुशी से विदा जरूर करूंगा और उसके सुख दुख में साथ भी दूंगा, पर वह कोई वस्तु नहीं जो दान में दे दूं और बाद में उस पर अपना कोई अधिकार न रहे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी श्रीवास्तव जी। और आपके बाद अब मैं एक ऐसी लेखिका को आमंत्रित कर रहा हूँ जो लोक कथा लिखना आरंभ की है। मैं कहूँगा कि लोक कथा सीख रही है, लोक कथा लिखना सीख रही है, लेकिन बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रही हैं और कई बार उनको सुझाव भी मिला है। मैं आशा है राजप्रिया रानी जी से। राजप्रिया रानी जी कृपया आइए और अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए। है कि नहीं अभी? क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ खराब थी। माइक बंद है, माइक ओपन करिए। माइक ओपन कीजिए राजप्रिया रानी जी। माइक बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। आप सभी को मैं अभिवादन करती हूँ और जितने भी वरिष्ठ यहाँ पे बैठे हुए सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन भी करती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ। इसी के साथ मैं एक अपनी लघु कथा शुरू करती हूँ जिसका शीर्षक है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। आज मेरे कैमरे में एक दुखद दृश्य कैद हुआ यार। माँ कसम शांतनु, मेरा तो दिमाग घूम गया। दिल दहल गया यह दृश्य देखकर। ऐसा भी क्या कैद हो गया मैं तेरे कैमरे में? एक बिन माँ की बच्ची अपने गरीब पिता की लाश के पास बैठकर रो रही थी। देखना, इस फोटो को ऐसा वायरल करूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखते ही देखते लाखों फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है देव? आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग देखकर अब थक चुके हैं। नहीं, अद्भुत बात यह है कि अब मजदूर
गटर साफ कर रहा था और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। विस्मित भाव से शांतनु चिल्लाया, ओह, नगर निगम वाला। देव ने बात को गंभीरता से न लेते हुए कहा, पता नहीं यार, मुझे तो बस अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। यही मेरी कमाई का जरिया है और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं ज्यादा नहीं सोचता। शांतनु ने हैरानी से देवेंद्र की ओर देखते हुए कहा, पता है, मैंने सुना है उस कर्मचारी की पदोन्नति 1 साल से रुकी हुई थी। वजह थी स्लम एरिया की गंदी नालियों की सफाई। आखिरकार सफाई करते करते वह मर ही गया। कैसी विडंबना है। प्रशासनिक व्यवस्था तार तार हो चुकी है। कल शहर के सफल स्वच्छता अभियान के लिए मेयर की पत्नी को पुरस्कृत किया जाएगा। भाई, इसे क्या कहोगे? स्वच्छ हाथ, उज्जवल भविष्य या एक कदम स्वच्छता की ओर? देवेंद्र इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए कटीली हंसी लिए बुदबुदाया, मुझमें और मेयर की गंदी सोच में फर्क ही क्या रहा। उस गरीब की लाश पर मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। योगराज प्रभाकर जी के सुझाव के बाद आपकी लोक कथा और भी बेहतरीन हुई। जी सर। और लोक कथा, मुझे तो लोक कथा से ज़्यादा आपके पढ़ने का ढंग बहुत ही बढ़िया नाटकीय ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। अब तक पढ़ी गई लोक कथाओं में सबसे बढ़िया वाचन के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ योगराज सर। प्रणाम किए तो नहीं नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया लोक कथा का वाचन करना भी अपने आप में एक कला है। अब आप उसमें अच्छी तरह से दक्षता प्राप्त कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आपके मैं आगे बढ़ता हूं। और रशीद गौरी जी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं लघु कथा, कहानी और गज़ल के। हालांकि बीच में गायब हो जाते हैं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं। मैं उनसे निवेदन करूँगी यदि हैं तो तुरंत आए। रशीद गौरी जी। रशीद गौरी जी हैं क्या? सम्मानित हाँ, चलिए आगे। धन्यवाद। सम्मानित मंच, आदरणीय योगराज प्रभाकर जी, शील कौशिक जी, ऋचा वर्मा जी, सेवा सदन प्रसाद जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई सिद्धेश्वर जी, आपकी मुझ पर असीम कृपा है, आपकी मोहब्बत है जो इस नाचीज को आप इतनी इज्जत बख्शते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए तो मैं आपके सामने अपनी एक लघु कथा पेश कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है भाग्य और चिंता। भाग्य और चिंता। उस बहुमंजिला इमारत के निर्माण के काम में लगे मजदूर एक साथ बैठकर नीचे पार्किंग में दोपहरी कर रहे थे। यार, अपन लोग पसीना बहात हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करत हैं। अपन अपनी जवानी के दिन तो इसी मजूरे में ही खपाट डालत हैं। और ये बड़ी बड़ी तौन लिए सेठी और ठेकेदार बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। आप तो इनके देखो, ये सब भाग की बात है रे। पिछले जन्म में अपन लोगों ने जरूर कोई पाप किए होंगे जो हम सब गरीबा के घर में जन्म लिए। कारे राम सने ही पिछले जन्म की का बात करब, आज की बात करब ना। पर भैया बात काटते हुए राम सने ही बोला, भाग के आगे अपन का कर सकत है। भाग में यही लिखो है, अपन को जीवन यूं ही बीतनो है। अपन भी अपने बडेरा की तरह अभाव और गरीबी की विरासत अपने बच्चों को सौंप कर मर जात है। नारे गजोड़वा, ये भाग की बात नहीं है। अपन का भाग अपन लोगों के हाथों में है।
अपन अनपढ़ गरीब लोगों का ध्यान शिक्षा पर ना है। छात्रों को पढ़ाओ लिखाओ, फिर देखो आपका सूरज चमकता है कि नहीं। वह समझदार साक्षर अपनी बात पूरी करता, उससे पहले उसे लगभग अनसुना करते हुए एक एक करके उठकर चलते बने। उन्हें तो आज की चिंता थी कि आज ठेकेदार उन्हें शाम को ठेका बंद होने से पहले ही छोड़ देगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद गौरी जी, आप आज उपस्थित थे और आप उपस्थित हुए। वैसे तो मैं कहता हूं कि जो सबसे पहले 12 लोग जुड़ेंगे उन्हें मैं प्राथमिकता दूंगा और वह करीब पूरी हो गई। इसके बावजूद 2 रचनाकार और हैं, मैं अब उन्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द वे आएँ और वे भी दोनों अपनी लोककथाओं का पाठ करें। उसके बाद हम अध्यक्ष की ओर मुड़ेंगे और योगराज प्रभाकर जी से भी निवेदन करें कि वे अपनी एक लोककथा का पाठ करेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ सुधा पांडे जी की ओर। सुधा पांडे जी यदि मंच पर हो तो तुरंत। भाई साहब मैं नहीं पढ़ूंगा लघुकथा। अच्छा, कुछ बोल दीजिएगा जरूर। चलिए सुधा पांडे जी, ठीक है, सुधा पांडे जी। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी कहानी पर आती हूँ। अरे कहानी क्यों बोलती है भाई, अब तो लोक कथा पढ़ाइए, कहानी नहीं पढ़नी है। हाँ, लोक कथा पढ़नी है। हमारी लघु कथा लोकोक्ति पर आधारित है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गांव के जमींदार हैं तो जमीन जायदाद तो नाम से ही आ जाता है और अपने ही जमीन पर हर तरह के गरीब लोगों को बसाकर एक छोटा गांव ही बसा देते हैं। गरीब लोगों के कारण ही आज भी जमींदार ही कहलाते हैं। जमींदार हैं तो लोगों की भी कद्र कम ही होती है। नौकरी का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि नौकरी में किसी न किसी के नौकर ही कहलाते हैं। जमींदारी का पहने ताज काफी समय हो गया। समय के बदलाव ने सारी कहानी ही उलट कर रख दी। जमीन बेचते बेचते एक दिन ऐसा आया कि जमीन नहीं रही। राजा से रंग खोते देर ना लगी। बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना, बीमारी, दवा दारू, हर जगह पैसे की जरूरत होती है। अब तो कहावत बनकर रह गए, जमीन नहीं है लेकिन जमींदारी का ताज आज भी कहलाता हूँ। गांव में अपनी शान उसी तरह है। लोगों में उपहास होता है जो उनकी जमीन में बसे हैं। उनके बच्चे पढ़े लिखे और बाहर नौकरी करने लगे। उनकी स्थिति सुधर गई और इधर गरीबी ने अपना एक छत्र राज जमा लिया। कहने पर गांव वाले यही कहते हैं, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गया। गुमान जमींदार वाली है लेकिन अब कहने के लिए सब कुछ लुट गया है अपनी ताकत और औकात समय पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। अभी आप बिहार में कि अभी भी बाहर हैं, बाहर से बात कर रही हैं? आप तो विदेश गई हुई थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंदन देखे हमारी गोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय हो गई आपके लंदन पहुंचने से। धन्यवाद आपका। और अब मैं अंतिम लेखिका के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूं और उसके पर एक सूचना दे दूं कि जितने लोग इकट्ठे हैं आज, मुझे खुशी है कि सबके सब अभी तक उपस्थित हैं, कोई अभी तक गए नहीं है पढ़ने के बाद। और उनको सूचना ये है कि इस गोष्ठी के बाद वे हमारे पटल पर, अवसर साहित्य यात्रा के पटल पर अपनी एक तस्वीर जरूर डाल देंगे, लोक कथा के शीर्षक के साथ अपनी तस्वीर डाल देंगे। और जो नहीं डालेंगे भाई उसमें मेरी गलती नहीं रहेगी, फिर वे छूट जाएंगे। तो अपनी तस्वीर जरूर डालेंगे, मेरी सूचना है। और उसके बाद मैं अंतिम लेखिका के रूप में आमंत्रित करा लेंगे। तो पहले आना चाहिए, आप प्रभारी बनती रही हैं, अध्यक्षता भी करती रही हैं, पता नहीं क्यों आपको विलम्ब हो जा रहा है। अनीता मिश्रा सिद्धि जी, अनीता मिश्रा सिद्धि जी को आमंत्रित करता हूँ। जी, आज श्रोता के रूप में हूँ और क्यों पढ़ना है तो पढ़िए, कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। सिद्धेश्वर नहीं यदि है तो आप पढ़िए, कोई बात नहीं है। मैं सुनूंगी केवल सभी। क्यों, अब तो हो गया, ये अंतिम है। आपको यदि है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। आप तो लिखती हैं लोक कथा। जी है, मैं तो एक छोटी सी लघु कथा का वाचन कर रही हूँ, सभी को यथोचित अभिवादन मेरा। जी। और मेरी लघु कथा का शीर्षक है रुद्राभिषेक। जी। रोहित, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है माँ, तुम दूध लेकर आ जाना। तुम लोगों के लिए मैंने पूजा के लिए रुद्राभिषेक मंदिर में करवाई है। ठीक है मैं आ जाऊंगा।
थोड़ी देर के बाद रोहित मंदिर पहुंच चुका था। रोहित, दूध। माँ, मंदिर के बाहर बहुत से गरीब के बच्चे भूखे रो रहे थे। मैंने तो सभी दूध उन्हीं को पिला दिया और हो गया मेरा पूजा और रुद्राभिषेक। अनीता मिश्रा, सिद्दीक, गाजियाबाद। धन्यवाद। लव कथा बचा के नहीं रखिए, तो पढ़ना चाहिए, कुछ सुझाव ही मिलेगा आपको, निराश नहीं होना पड़ेगा। और इसके बाद आज एक जो लोक कथा पाठ का जो प्रथम सत्र, दूसरा सत्र हो रहा था, वो प्रथम सत्र में ही पूरा हो गया। हम सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी अपनी लोक कथाओं को प्रस्तुत करने के लिए। अब हम सीधे अपनी अध्यक्षता निभा रही, जो पूरे सप्ताह बहुत ही मेहनत से, बहुत ही श्रम के और बहुत ही रुचि के साथ उन्होंने अध्यक्षता निभाया है, शील जी की कृपया सामने, शील कौशिक जी, जो हरियाणा से हमारे मंच पर प्रस्तुत हैं। और उनके बारे में हमने संक्षिप्त परिचय पहले भी दे दिया, उनकी लोक कथाओं के बारे में भी हमने पहले कह दिया है। अब सीधे सीधे मैं आता हूं कि वे अपनी 3 लोक कथाओं का पाठ करें और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी, और उसके अध्यक्ष टिप्पणी के पहले लेकिन मैं चाहता था कि योगराज प्रभाकर जी कुछ बोलते। आप 3 लोक कथा पढ़ दीजिए, उसके बाद योगराज प्रभाकर जी कुछ टिप्पणी देंगे, उसके बाद आप अध्यक्ष टिप्पणी दीजिएगा। ठीक है शील जी? ऐसे सिद्धेश्वर जी, अभी मैंने किताब मंगाई है, मैं बराबर बनी हुई हूँ यहाँ पर जी। उठकर कैसे जाती बीच में। हाँ जी जी। मेरा लघु कथा पाठ रहने नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता। आप आज के मुख्य स्तंभ हैं। आप ऐसा कीजिए, आप अभी चले जाइए, हम योगराज प्रभाकर जी को बुला लेते, तब तक वो टिप्पणी देंगे और उस बीच आप लोग किताब लेके आ जाइए। तो योगराज प्रभाकर जी से मैं निवेदन करूँगा कि तब तक आप संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, सुझाव दीजिए। आपके सुझाव परामर्श से लोगों को बहुत लाभ मिलता है, लोक कथाकारों को। तो मैं योगराज प्रभाकर जी से निवेदन करूँगा कि अपने 2 शब्द प्रकट करें जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय आती हैं। इस सत्र में 11 लघु कथाएं पढ़ी गई हैं। जिस क्रम से पढ़ी गई मैं उसी क्रम से 2 शब्द कहूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। सिद्धेश्वर जी, सबसे पहले तो मैं, आपने जो शील कौशिक जी के बारे में बोला, बहुत बढ़िया बोला, लेकिन मैं थोड़ी सी असहमति है मेरी आपकी उनकी लघु कथा छूटा हुआ सामान के बारे में। देखिए, छूटा हुआ सामान में आपने कहा कि बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसमें रचना में आ गई है। ये रचना की कमजोरी नहीं है कि रचना की कलात्मकता है और लेखिका की कुशलता है। उन्होंने इतनी सारी घटनाओं को एक लड़ी में पिरो दिया और उसकी इस रचना का जो क्रमिक विकास है वो बहुत अच्छा हुआ और उसी की वजह से इस रचना में रागात्मकता आई है। तो ये छूटा हुआ सामान में जो आपने कहा है, ये कवि नहीं है, ये उसकी खूबी है। मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात मैंने कही है। मैं एक 2 लाइन बाकी 11 की 11 लघु कथाओं में बोलूंगा। अनिल कुमार जैन जी ने जो लघु कथा पढ़ी है ना, इसका विषय है कथनी से कथनी करनी का अंतर। और मेरे भाई, ये इतिवृत्तात्मक जो विषय है, ये 1980, 85, 90 तक मरमरा चुके हैं। अच्छे और स्तरीय लघु कथा साहित्य का अध्ययन करना शुरू करें। इससे लघु कथा विधा का कोई फायदा नहीं होगा, ना कोई आप ही का फायदा होगा। दूसरी लघु कथा उस्मानी जी की थी। भाई, उन्होंने क्या कहना चाहा, मेरे तो ऊपर से निकल गया। बहुत ही उलझी हुई लघु कथा है, सरलता बिल्कुल नहीं है उसमें और सपाटता है। उनके कथन में सपाटता है। कथन में सपाटता नहीं होनी चाहिए, कथन में जो है वो कलात्मकता होनी चाहिए। सेवा सदन प्रसाद की लघु कथा कन्फेस अच्छी लगी, उसका मैं कारण बताता हूँ। उसमें कथा भी है, उसमें द्वंद्व भी है, उसमें तनाव भी है और लघु कथा में ट्विस्ट भी है। ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि निर्दोष लघु कथा है, लेकिन ये उसमें खूबियां हैं। इसके लिए सेवा सदन प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में नंद कुमार सिंह जी ने एक कुछ पढ़ा। उन्होंने जो पढ़ा वो ना तो लघु है, ना ही उसमें कोई कथा है। एक साधारण सा संस्मरण है जिसका भाई ना सिर है ना कोई पैर है, ना इससे कोई
लघु कथा साहित्य में जो है वो गुणात्मक वृद्धि हुई है। तो उन्होंने देखा कि सभी लोग लिख रहे हैं तो चलो हम भी लिख लेते हैं। मैं उनको हतोत्साहित नहीं कर रहा। पंजाबी में एक कहावत है कि ताई की चली मैं क्यों रहेगी कली। किसी लड़की की ताऊ की बिटिया जो थी वो घर से भाग गई, तो वो कहने लगे अगर वो भागी तो मैं अकेली क्यों रहूं। तो इन्होंने भी वही किया कि ताई दी चली मैं भी रहेगी कली। बिल्कुल प्रभाव नहीं, इस रचना ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। ऐसी रचना लिखने का कोई फायदा नहीं। ऋचा वर्मा की रचना ठीक ठाक है लेकिन प्रभाव नहीं डालती है। मैं इस रचना के बहाने अपने सब साथियों से एक बात मैं अवश्य करना चाहूंगा। आप जब भी अपनी रचना में बच्चा पात्र लेते हैं और नेता पात्र लेते हैं तो 100 नंबर के पेपर में से 10 नंबर आपके वैसे ही कट जाते हैं। बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बातें कहलवा दी जाती है ना, उसमें स्वाभाविकता नहीं रहती। गार्गी राय जी की लघु कथा अच्छी है, शीर्षक बेहद साधारण है। एक मैं इनको टेक्निकल मशवरा देना चाहूंगा। शीर्षक बहुत साधारण है गार्गी जी, रचना ठीक ठाक है आपकी। आपने एक जगह पढ़ा डैश डैश डैश, पढ़ा ना आपने लिखते हुए है ना, आपने लिखते हुए सोचा होगा कि मैंने कहाँ छोड़ दिया। आप लिखते बड़ी खुश हो रही होंगी कि मैंने अन कहा छोड़ दिया। ये अन कहा नहीं होता, ये अन लिखा होता है। अन कहा संदेश में होता है, ये डॉट से अन कहा नहीं बनता। क्यों? देखिए, कहानी जो होती है सुनाने वाली चीज होती है, एक गीत गाने वाली चीज होती है, कहानी सुनाने वाली चीज होती है। अगर सुनाते हुए आपको डैश 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 बोलना पड़े तो कहीं पे कमी है। ये टेक्निकल नुक्ता है, आप इसको ध्यान रखिए। जी की रचना के ऊपर मैं थोड़ा सा लंबा लेक्चर देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो फ्लैशबैक दिखाया है कि जी वो फ्लाइट पकड़ के आए, बच्चा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो गैर जरूरी है। उसका आगे कथा से कोई लिंक नहीं बनता। लाडली है बच्ची, ये दिखाया जाना चाहिए, मेरी जान है, ये दिखाना चाहिए। तो उसका जो फ्लैशबैक है वो बिल्कुल अनावश्यक। सबसे बड़ी चीज जिस वजह से मैंने नलिनी जी को इशारा भी दिया था, शायद मैंने इनकी एक और रचना पे पहले भी इशारा दिया था। नलिनी की ये रचना जो है ये बहुत लाउड है। मैं उसका आपको परिभाषा जो है मैं आपको डिफाइन करूंगा उसकी। ये लघु कथा बहुत लाउड है। ये मेरे शब्द हैं कि लघु कथा में लाउड होना अलाउड नहीं है। ठीक, कन्यादान होने लगा और बाप खड़ा होकर बोलता कि मैं काम नहीं करूंगा। वहां पे आके आपने बाप को हीरो दिखा दिया। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी शादी में करके दिखाइएगा ऐसा। लड़की का बाप बोलेगा खड़ा होए, बड़ा बदतमीज है लड़की का बाप। प्लीज आप ये समझिए, हम जिस परिवेश से आते हैं, हमारे परिवेश में तो ऐसी बातें होती नहीं। तो मेरी आपसे अर्ज ये है कि आप जो बातें करें ना, आसमान में उठती हुई बातें मत करें, जमीन पे चलती हुई दिखाएं उसको, अपनी बात को। आपकी बात जो है वो आसमान में उठती हुई दिखनी चाहिए। पढ़ के बाबा हो जाती है, अरे वाह बाप खड़ा हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। होता नहीं है ऐसा। अपवाद होते होंगे। लघु कथा अपवाद पे नहीं लिखी जाती, लघु कथा यथार्थ में लिखी जाती है। मुझे पता है आप मेरी बात का बुरा नहीं बनाएंगी जी बिल्कुल। और मना भी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, हमें तो बिल्कुल मार्गदर्शन चाहिए था, इसलिए मैंने पढ़ी यहाँ पर। राजप्रिया रानी की लघु कथा इतनी उलझी हुई है ना, ये भाई लड़की क्या कहना चाह रही मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। जिस स्वरूप में ये रचना है, ये एक कथानक की आउटलाइनिंग है। हम एक कोई थॉट सोचते हैं, बाहर मैं जा रहा हूँ जी, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया तो मैं वहां पे क्या करूंगा, किसी की दूसरे की प्रतिक्रिया क्या होगी, फिर मेरा अंतिम प्रतिक्रिया होगी, ये होती है आउटलाइनिंग। तो ये लघु कथा की फिलहाल आउटलाइनिंग बनी है। ठीक, हम लोग ना एक छोटी सी गलतफहमी में होते हैं कि हम गरीबी दिखा दें, मजबूरी दिखा दें तो रचना जो है वो बहुत प्रभावशाली हो जाती। नहीं भाई, रचना को मार्मिक नहीं होना चाहिए, रचना को मर्मस्पर्शी होना चाहिए।
मार्मिक और मर्मस्पर्शी में उतना ही फर्क है जितना मकड़ी और मकड़ी के जाले में फर्क होता है। तो रचना को मर्मस्पर्शी बनाने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। रशीद गौर जी, आपकी रचना अच्छी है, ठीक ठाक है। आप एक बार दोबारा पढ़ के देखना, आपके पात्र बेसिकली पूर्वी भाषा बोल रहे हैं, पूर्विया भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बीच में राजस्थानी के शब्द भी टूके हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो भाषा का सामंजस्य नहीं बैठता। आप देखिए, मेरे 2.25 नंबर की ऐनक लगी हुई है, मुझे बहुत, और मेरे कान भी बहुत पतले हैं, तो मुझे पता लग जाती। तो ये थोड़ा सा कर लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता वो। सुधा पांडे जी, आपने रचना की आरंभ में जो भूमिका बांधी है ना, उससे रचना भोजली भी हो गई है, स्लो भी हो गई है, और उसका प्रभाव भी नहीं पड़ा। रचना के प्रारंभ में कि वो क्या होते थे, क्या ऐसे होते थे, क्या हो गए, नहीं। बात आप मुद्दे से शुरू करिए, मुद्दे से खत्म करिए। मेरा आशय आप समझ गए होंगे। अनीता मिश्रा जी, आपकी रचना पर भी आदर्शवाद बहुत ज्यादा हावी हो गया है। बहुत आदर्शवाद जो है आपकी रचना पर हावी हो गया। भाई मैं तो प्रभावित नहीं हुआ। आप इस चीज का ध्यान रखिए, ज्यादा आदर्शवाद नहीं की लिमिट तक बस। आदर्शवाद जो है वो जो निबंध लिखते हैं उनके लिए होता है, हमें यथार्थवाद की बात करते हैं। मैंने 11 लोगों कथाओं की बात कर दी, और मैं जो कहना चाहता था वो मैंने कह दिया। मैं आशा करता हूँ मैं जो कहना चाहता हूँ मैं आपकी बात कह पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। आपकी बात वो लोग जानते हैं कि आपसे किस तरह की समीक्षा, किस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, वो आती है आपके स्वभाव के अनुसार। आप बहुत मेहनत करते हैं, किसी को भी अच्छा कह देना बड़ा आसान काम होता है, और सबके अपने अपने विचार होते हैं, पसंद अपने अपने ख्याल अपना अपना। कोई यह भी जरूरी नहीं है कि सबके विचार पसंद आ जाए, लेकिन मुझे आपकी काफ़ी बातें पसंद भी आती हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको इसलिए मंच पर चाहता हूं कि आप हमेशा एक अभिभावक के रूप में आप बने रहें। अब मैं सीधे अध्यक्ष उद्बोधन की ओर बढ़ता हूं, अध्यक्ष की ओर बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे अपनी लोककथा भी लेकर आ गई होंगी, तो वे सबसे पहले अपनी 3 लोककथाओं का पाठ करें और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी दें। अपनी लघु कथा का पाठ रखती हूँ जी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पुल की मजबूती। पुल की मजबूती। जी। राम अवतार छोटा ठेकेदार था। वह बड़ा ठेकेदार बनने के गुर सीखने की कोशिश में जुटा था। किस्मत से ऐसा मौका उसे जल्दी ही मिल गया। शहर के बाहर बाईपास पर पुल बनना था, जिसका ठेका उसे बैठे बिठाए मिल गया। अच्छी गुणवत्ता का काम और समय पर पूरा करके वह अच्छी साख बनाना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत बजरी, सीमेंट, सरिया, रोड़ी साइट पर डलवा दिया। भनक लगते ही ओवरसियर साइट पर पहुंच गया। उच्च क्वालिटी का और पूरा सामान वहां पड़ा देख उसका माथा ठनका। ये तो कुछ ज्यादा ही शरीफ लगता है। इसने तो नाप तोल के हिसाब से पूरा और बढ़िया सामान मंगवाया है, फिर यह ऊपर तक क्या चढ़ावा चढ़ाएगा। उसने उसके कान में गुरु मंत्र फूंका। रातों रात असली रेता सीमेंट के साथ मिलकर उसके अंदर जमा होता गया और चढ़ावा भी सबके पास पहुंच गया। अब वह फौलाद सा मजबूत था। पुल समय पर बनकर तैयार हो गया। अब उसे तनिक भी परवाह नहीं थी, चाहे यह पुल बनते ही ढेर क्यों न हो जाए, क्योंकि समयानुकूल वह एक और मजबूत पुल दूर तक बना चुका था। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपकी दूसरी लोककथा। हाँ, एक और अभी जिस पर आपने टिप्पणी की थी, बदलती प्रश्नावली। जी, अच्छी लोककथा। लघु कथा का शीर्षक है बदलती प्रश्नावली। बेटा, लंच में क्या खाया? म्यूजिक पीरियड में क्या किया? कौन कौन से गेम खेले? आज आर्ट्स एंड क्राफ्ट के पीरियड में क्या बनाया? होमवर्क पूरा न करने पर किसी ने डांटा तो नहीं? निशान से झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या मम्मी, आप भी ना कितना ख्याल रखती हो मेरा, कहकर स्कूल से लौटने के बाद चुलबुली स्वाति मम्मी के गले लग जाती थी।
स्वाति अब 7वीं कक्षा में आ गई है। उसे महामारी आने लगी है। मम्मी का प्रश्न पूछना अब भी जारी है। क्या स्कूल के टॉयलेट में गई थी? कोई शिक्षक तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ता? अकेले में तो नहीं बुलाया? कोई तुम्हारी तरफ घूरता तो नहीं? किसी से तुम खाने की चीजें तो नहीं लेती हो? वैन का ड्राइवर छूता तो नहीं तुम्हें? ये मम्मी को क्या हुआ है अब? पहले तो कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछती थी। स्वाति की झंझलाहट बढ़ गई। वह यूनिफॉर्म बदलने कमरे में जाने लगी। मम्मी की प्रश्नोत्तरी जारी थी। कोई तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा तो नहीं करता? आखिरी प्रश्न पर स्वाति की सांसें अटक गई। वह सचेत हो गई। भाटी सर, वह दौड़ी आई और फिर से मम्मी के गले लग गई। मेरी तीसरी लघु कथा है बेटी का हिस्सा। पिताजी के अचानक चले जाने के बाद सुगंधा आंखों में आंसुओं को समेटे मायके पहुंची थी। उसे माँ की बेहद चिंता थी। भाइयों ने तब तक उत्सुकता और लालच में आकर किसी फिक्स्ड डिपॉजिट, वसीयत या गुप्त खजाने की तलाश में पिता के कमरे को खंगाल लिया था। पिता की कुछ चीजें अभी भी वहां थी जो भाइयों के लिए नकारा थी, जैसे मेज पर रखी उनकी घड़ी जो अब भी टिक टिक करती उनकी मृत्यु का शोक मना रही थी। पिताजी का चश्मा जिससे झांकती उनकी आंखें उसे बहुत कुछ कह रही थी। उनकी मेज की दराज में उनकी डायरी रखी थी जिसमें बेहतर समाज के निर्माण के लिए लिखे उनके कुछ लेख और भी बहुत कुछ अनकहा था। कमरे में उनके अधूरे सपने और शेष रह गई इच्छाएं। उनके कमरे की हवा के कण कण में माँ के प्रति उनकी चिंता व्याप्त थी। भाइयों के पास यह सब देखने समझने वाली आंखें न थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद आंसुओं को पहुंचकर सोचने लगी, सबसे पहले पिता की पेंशन माँ के नाम करानी है ताकि माँ की बेबसी कुछ कम हो जाए। वह डर रही थी कि दोनों भाई पिता के कमरे की भांति माँ के ममत्व को भी न खंगाल ले। सुगंधा ने आंचल में अपना हिस्सा बटोर लिया जिसमें शामिल थी माँ के लिए चिंता और पिता की यादों के हीरे मोती से चमकते पल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष उद्बोधन पहले योगराज प्रभाकर जी आपके लोक कथा पर भी कुछ बोले, दो संक्षिप्त में। मैं इनकी लघु कथा के ऊपर तो कुछ नहीं बोलूंगा। शील कौशिक जी वो व्यक्तित्व है जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं इनकी रचनाओं के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। इनकी रचनाओं की खासियत ये है कि इनकी रचनाओं में जो कथा तत्व है ना वो कूट कूट के भरा होता है। जी बिल्कुल। कोई ऐसा कथा तत्व नहीं है जो इनकी रचना में नहीं मिलता। जी मैं सहमत हूँ आपसे। ये इनसे जो है वो सीखने वाली बात है। मैं भी इनसे यही चीजें सीख रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि लघु कथा जो है ना वो एक शब्द चित्र की तरह होनी चाहिए। शब्द चित्र जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। अगर लघु कथा आपको दिखाई नहीं दे रही है ना तो वो अच्छी लघु कथा हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी लघु कथा नहीं हो सकती। अब इनकी बदलती प्रश्नावली की एक एक पंक्ति देखिए, माँ की चिंता, क्या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। बहुत अच्छी लघु कथा। मैं तो पहले कहा कि जैसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बहुत बढ़िया हुआ जी। इसे बोलते हैं तनाव, इसे बोलते हैं पेस्ट। बाद में बच्ची लग जाती है माँ के गले आके। अनकहा छोड़ दिया शील कौशिक जी ने, क्यों लगी वो? ये गार्गी राय थी, ये होता है अनकहा। यही तो खासियत है। जी जी हाँ, वो डॉट डॉट अनकहा नहीं, ये अनकहा होता है। जी जी सर। हालांकि शील कौशिक का भी एक पात्र सोचता है। मैंने इनसे पहले ही बात की, पात्र को नहीं सोचना है, जी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। आपने आप हमारे अतिथि के तौर पर प्रस्तुत हुए। आप हमेशा मेरे
जूते बढ़वाने वाला काम करते हो। ले वो सिरसा में यही काम मेरे साथ शील कौशिक करती हैं। तो और बड़े बड़े अरे भाई, तो जिसकी जो खासियत रहेगा उसी हिसाब से राज चयन करता है जी। हम लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, जी हम लोग कैसे सीखेंगे आपने ये आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब सिद्धेश्वर जी ने बोलने के लिए बोल दिया मुझे शील कौशिक के ऊपर, और शील कौशिक जी ने मुझे बोल दिया रामकिशन गोडल के ऊपर। मेरे बात सोचेंगे ना वो लोग। तो सील भी कुछ नहीं कहेंगी अगर आप कहेंगे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग सब हम निवेदन करें कि आप लोग इसी तरह हमें सहयोग करते रहे हमारे मंच को। हमें क्या, मैंने पूरे साहित्यकारों को सहयोग करते रहिए। आप हमें सहयोग करते तो कई साहित्यकारों को लाभ मिलता है। तो मैं अब सीधे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं सील जी को आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त अपनी अध्यक्ष टिप्पणी दीजिए। आपने जितनी लोक कथा को सुना है, उसके बाद ऋचा वर्मा जी तैयार रहेंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी, हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन के संयोजक और विशिष्ट अतिथि और आलोचक परामर्शदाता के रूप में मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय योगराज प्रभाकर जी, रशीद गौरी जी। बहुत सारे लघु कथाकार हैं जिनका नाम मैं सुनती रही हूँ। शेख शहजाद उस्मानी जी हैं, उनको भी मैं पढ़ती रही हूँ। और सेवा सदन प्रसाद जी हैं, आदरणीय सेवा सदन प्रसाद, उनको भी मैं पढ़ती रही हूँ। और बाकी सबसे तो मैं आज पहली बार परिचित हो रही हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सिद्धेश्वर जी ने मुझे ये मौका प्रदान किया और आज मैं आपके रचना क्रम से रूबरू हुई और अपना रचना क्रम भी आपके समक्ष रखने का मुझे अवसर मिला। तो सिद्धेश्वर जी तो हमारे यहाँ आए थे, इन्होंने यहाँ देखा हमारे यहाँ का माहौल और यहाँ का देखा किस तरह की लघु कथा, किस तरह से हम कार्यक्रम करते हैं। इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। देखिए, ये जो इस तरह का हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन है, ये वास्तव में एक मतलब संवाद, आपस में संवाद है और आपस में संवाद से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं आपको कुछ बताने या सिखाने या कुछ मार्गदर्शन करने या आलोचना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो यहाँ मैं ज्यादा अभी बात अपनी रखूंगी। पहले सर्वप्रथम मैं एक एक करके लघु कथाओं पर बात रखती हूँ। तो यहाँ अनिल कुमार जी की लघु कथा बिना सुने, इसमें खूबी ये थी कि इन्होंने एक तो संवादात्मक शैली में लघु कथा रखी और वास्तव में अगर दो शब्दों में कहा जाए तो इसका जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि कथनी और करनी में हम कितना अंतर रखते हैं। कहते कुछ है और करते कुछ है, और ये एक तरह से विडंबना ही कही जाएगी। बहुत सी लघु कथाएं इस तरह की कथानक मिलते हैं अपने, जिनमें सिर्फ यही बात होती है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है लघु कथा, हालांकि संवादात्मक शैली में है और जिससे कि लघु कथा तेजी से आगे बढ़ती है। वो सब इसके गुण हैं लघु कथा के, लेकिन लघु कथा कथानक के रूप में अपना प्रभाव छोड़ने में उतनी सफल नहीं रही है। और दूसरी लघु कथा जस्ट कीप ऑन, ये हमारे शेख शहजाद जी ने पढ़ी थी। उनकी लघु कथा एक राजनीतिक नेता की सोच के बारे में प्रकाश डालती है, और सोच भी कैसी, स्वार्थपरता वाली सोच, यानी ऊपर वालों से साठगांठ रखिए और नीचे वालों को खास करके जो अर्थ प्रधान है या जिनके जो अमीर ज्यादा हैं या अमीर हैं जो उनसे वास्ता रखिए, यानी कि स्वार्थपरता के आधार पर रिश्ते रखना। वो कहते हैं जस्ट कीप ऑन। हम इसी तरह से मतलब अपना बड़े रिलैक्स्ड वे में वो इस तरीके से मतलब कुछ भाव इस तरह से निकल के आया लघु कथा का। तो लघु कथा तो अपने आप में तो ठीक है, जस्ट कीप ऑन, भाई हम तो ऐसे ही रिलैक्स रहेंगे,
यानी साठ-गांठ करके ये जो है ना विद्रूपता है ये राजनीति की। ये आजकल राजनीति में इतनी शुद्ध राजनीति नहीं रही है, जितनी कि मतलब हम कहें कि भई प्रशंसा योग्य है या इस तरह की राजनीति है। तो ये राजनीति पर एक तरह से बस प्रकाश डाला गया है। इसमें कोई कलात्मकता वाली बात नहीं कही गई, सिर्फ उनके डायलॉग हैं। राजनीतिक में अपनी-अपनी गोटी वो किस तरह से फिट कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है इसके अंदर। तो लघु कथा में अभी उनसे तो बहुत उम्मीद रखी जाती है। शेख शहजाद जी बड़ा नाम है, सुनती रही हूँ मैं। अच्छी लघु कथाएं भी लिखी हैं उन्होंने। इस लघु कथा को और सुधारेंगे तो अच्छा रहेगा। और तीसरे नंबर पे सेवा सदन प्रसाद जी की लघु कथा, बहुत अच्छी लघु कथा लगी मुझे। इसमें एक तो ये समाज की विद्रूपता दिखाई गई है और एक संकेतात्मक तरीके से दिखाया गया है। भाई किस तरह से आज का माहौल प्रदूषित है, किस तरह से प्रदूषित है। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा ना इसमें वो ये है कि शिक्षिका हमें लघु कथाओं से ऐसा संदेश देना चाहिए, सकारात्मक संदेश, कि शिक्षिका सामने कह देती है, संकेत रूप में उनको बता देती है और स्पष्ट तौर पे बताती है। तो हम जब तक बुराई को बुराई नहीं कहेंगे और उसको सामने नहीं लाएंगे, तो देखिए वहां पर उन्होंने अंत में बताया भी कि भाई एक उनको जो है चांटा सा लगा, मतलब एक चांटा सा लगा, उनकी बात पर एक चांटा सा लगा। तो इस लघु कथा को मैं सफल लघु कथा मानती हूँ। इसमें दो चीजें अच्छी लगी। एक तो बोल्ड होकर के मतलब ये संदेश दे रही है कि हमें बुराई को खत्म करने के लिए बोल्ड होना पड़ेगा और बोल्ड होके उसकी ओर बताना पड़ेगा। वहां उसको नीचा दिखाया, चांटा लगा, एक तरह से चांटा लगा उसको, कि जब उसके सामने सच्चाई सामने आई तो बहुत अच्छी यथार्थ परक और मतलब एक विद्रूपता को सामने लाए हैं, जो कि आधुनिक है। ये हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल बिगड़ रहा है। शिक्षा संस्थान जो है कहे जाने वाले एक उच्च मतलब आदर्श स्थापित करने वाले हमारे शिक्षा संस्थान किस तरह से आज प्रदूषित हो गए हैं, तो इस पर भली भांति प्रकाश डाला गया है। बहुत बहुत बधाई सेवा सदन प्रसाद जी, आपको बधाई। चौथी लघु कथा नंद कुमार जी ने रखी, वजूद तोलन। उसमें और मुझे जो समझ में आया वो ये था कि ध्वज फहराया शिक्षक महोदय ने, जिसने फहराना था वो नहीं आ पाए। तो शिक्षक महोदय को तिरंगे के बारे में जानकारी ही नहीं है। उन्होंने शायद तिरंगा जो रंग है उसके उस क्रम में नहीं थे, इस क्रम में होने चाहिए। और जब बच्चा उस पर प्रकाश डालता है, ये तिरंगा इस तरह नहीं, रंग ठीक नहीं थे, ठीक करने, तब वो शिक्षक को एहसास होता है और वो उसके पापा को कहता भी बचा लिया मुझे पाप करने से। यानी कि शिक्षक को इतना भी ज्ञान नहीं शिक्षक को कि भी हमें लगता है उनका नेट काम अब नहीं कर रहा है। उनको कह भी रहे थे कि हमारा बैटरी बहुत लो हो जाता है। तो मैं 2 मिनट देख लेता हूँ, यदि आवाज़ आती है तो ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। और बाकी लोग कथाओं पर तो हमारी योगराज प्रभाकर जी टिप्पणी दे ही चुके हैं। मैं उनके 2 मिनट के इंतज़ार के बीच ये कह दूं कि आप लोग अपनी तस्वीर जो डाल दीजिएगा इस कार्यक्रम के खत्म होते ही अपनी लोक कथा शीर्षक के साथ। दूसरी बात देखिए आ गई जी फिर उठा के उसको पढ़ना चाहिए, तराशना चाहिए। उसमें आप खुद ही अपने आलोचक खुद बनिए।
और आप पाएंगे कि आप उसको और बेहतर करते जाएंगे। फिर तीसरी बार लिखेंगे और अलग तरीके से लिखिए। इस तरह से लघु कथा एक मतलब आसान नहीं है लिखना, उसको हमें तप की तरह से लेना चाहिए और इसको 2-3 बार लिख करके देखना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, नंद कुमार जी अपनी लघु कथा दोबारा से लिखेंगे। ऋचा वर्मा की लघु कथा सैरोगेसी पर प्रकाश डालती है, आधुनिक लघु कथा है, अच्छी सकारात्मक लघु कथा है। यहाँ देखिए जो हम मिस कर रहे हैं, शायद योगराज प्रभाकर जी इस बात को नहीं पकड़ पाए कि वो बच्चा वहाँ 2 काम कर रहा है। वो अपनी पिता की मजबूरी को भी समझ रहा है कि भी उसकी सैरोगेट मदर है, तो वो अंत में ये कह रहा है कि क्यों ना फिर उसको भाई आप मेरी मम्मी को भी बुलाए आप। यानी कि वो बच्चा चाहता है कि अब पिता उस माँ के साथ, उस लड़की के साथ रहे जो उनकी सैरोगेट मदर बनी है। तो 2 तरीके से वो कह रहे हैं। एक तो यथार्थ परक है, आजकल बायोलॉजिकल माँ होना ये बहुत कॉमन हो गया है, खास करके किसी भी कारण से यदि वो माँ नहीं बन मतलब पेरेंट्स नहीं बन पाते तो इसको मैं एडवांस अच्छी लघु कथा मानती हूँ। ऋचा वर्मा को बधाई। दूसरी लघु कथा है गार्गी रॉय जी की भक्ति के मापदंड। तो ये एक अप्रत्याशित मतलब है, इसमें ना नौकरानी के साथ हमेशा इस तरह का दुर्व्यवहार दिखाया जाता है ना, एक अप्रत्याशित व्यवहार दिखाया है इसमें। गाली गलौच दे रही है, वो गाली गलौच कर रही है, उसको इतना बुरा बोल रही है। ऊपर से वो भक्ति भाव माँ की, वो मतलब भक्ति के मापदंड तो सीधा सीधा मतलब शीर्षक है, शीर्षक बदला जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पात्रानुकूल भाषा में गार्गी राय जी ने अपनी बात रखी है, जो कि अच्छी लगी। पात्रानुकूल भाषा इसकी। गार्गी राय जी को बधाई। इस तरह की लघु, हाँ जी, इस तरह की लघु कथा ना वैसे बहुत लिखी जा चुकी है और थोड़ा सा मतलब हमने ये देखा है कि जितनी भी लघु कथाएं आज प्रस्तुत की गई, बीच बीच में मैं और भी बात कर रही हूँ लघु कथा के बारे में, वो सारी लघु कथाएं आज यह एक अच्छी बात रही कि अलग अलग विषय पर रही। कोई भी 2 लघु कथाएं एक विषय पर नहीं है, तो विषय की यहाँ पर विभिन्नता रही, ये तो बात ठीक है। लेकिन अधिकतर विषय पुराने विषय रहे। मैं सच में अभी एक मेरे पास लघु कथा संग्रह आया योगराज प्रभाकर जी का। मैंने अभी उसमें से संग्रह खोलने की उत्सुकता में 3-4 लघु कथाएं पढ़ी और मैं स्तब्ध रह गई। मैंने ये सोच करके नहीं पढ़ा कि भाई ये शीर्षक मैं पढ़ूं, ये शीर्षक अच्छा लग रहा है या ये है। वो लघु कथाएं, उनमें लघु कथा रस है। आपको एक साहित्य लगेगा कि आप साहित्य से रूबरू हो रहे हैं। आप मतलब रचनाओं में, लघु कथा में हमें ऐसा आभास होना चाहिए कि हम कोई साहित्य रचना पढ़ रहे हैं, साहित्यिक रचना पढ़ रहे हैं। उसमें लघु कथा में लघु कथा रस भी होना चाहिए। देखिए लघु कथा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लघु और कथा। छोटी तो हम कर देते हैं, और वो भी छोटी किस तरह से करते हैं, कहानी का सार संक्षेप हम उस लघु कथा समझ लेते हैं। लघु कथा ये नहीं है, लघु कथा कोई सार संक्षेप नहीं है किसी रचना का। लघु कथा के अलग मानदंड है। लघु कथा अपने जो प्रस्तुति है या जो उसका कथानक है, उसके तत्व बिल्कुल अलग है, हम एकदम अलग है। और उसमें जो है, हम लघु कथा लिखते समय यदि हम इन बातों का ध्यान रखें कि पहली बात तो हम लघु कथा क्यों लिख रहे हैं, उसमें सीधा सीधा उद्देश्य आ जाता है हमारे आगे भी। हम उद्देश्य क्या होना चाहिए लघु कथा लिखने का, तो उद्देश्य में हम जैसे अर्जुन की आंख किस पर थी, चिड़िया की आंख पर थी, अर्जुन मछली की आंख पे हाँ लगाना था जब। तो देखिए इस तरीके से हमें मतलब अपना उद्देश्य रखना चाहिए। लेकिन उद्देश्य मतलब वो तो हो, मतलब सामाजिक तो हो, सामाजिक फायदा तो हो, उससे सामाजिक लाभ के लिए हो, किंतु
पाठक के ऊपर हावी ना हो जाए कथानक, इतना बोझिल ना हो जाए कि समझ ही ना आए। मतलब सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और एक यथार्थवाद और आदर्शवाद हम ज्यादा डाल देते हैं तब आज की पीढ़ी, आज के युवा एक सिरे से नकार देते हैं, वो फालतू बात नहीं सुनना चाहते। वो सोचते हैं कुछ समाधान मिले, हमें कोई आधुनिक, हमें नया ऐसा संकेत मिले जिससे कि हमें कुछ फायदा हो सुनने में, तब वो पठनीयता बढ़ेगी। तो लघु कथा पठनीय होनी चाहिए। इसका अंतर्ध्वनि मेरी लघु कथा का शीर्षक कैसा रहेगा, या आप कोई सलाह दें? भक्ति के मापदंड अभी मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, फिर बाद में अगर कुछ आएगा तो मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? जी जी जी। हाँ जी। और अगली लघु कथाकार है नलिनी श्रीवास्तव। वो सिर्फ एक मुहावरा हो गया कि कन्या मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं, मैं जिसे मैं दान में दे दूं। ये बात सही है, यहाँ लघु कथा लाउड हुई है, योगराज प्रभाकर जी ने भी इस तरफ इशारा किया है। देखिए, सिर्फ एक बात कहने से हमें तथ्य की गंभीरता को देखना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ और भी जोड़े, कुछ उसमें मतलब हम क्या कहें, हम पता क्या करते हैं, कोई हमारे दिमाग में विचार आया, हम उसे तुरंत लघु कथा में लिख देते हैं, जबकि हमें सार्वभौमिकता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उसके आसपास का अगला पिछला ज्ञान जो है वो बटोरना चाहिए पहले, तब उसकी पूरी गहनता में, सघनता में जाकर के तब वो लघु कथा कथानक जो है लिखना चाहिए, तब उसमें गहराई आती है। तो यहाँ भी एक तरह से यही कमी रह गई कि कन्यादान में, जब कन्यादान में एक वाक्य हाईलाइट हो रहा है सिर्फ, तो उस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये लघु कथा नहीं छोड़ती है। अगली लघु कथा है इंस्टाग्राम फॉलोअर। ये राजप्रिया की है, इन्होंने अपना कथानक प्रभावशाली बुना है। देखिए, दो परिस्थितियां इन्होंने सामने रखी हैं। एक बच्ची लाश के पास बैठी है, और ये एक चलन सा हो गया आजकल। देख रहे हैं रोज कितनी लघु कथाएं ऐसी आ रही है कि रील बना रहे हैं लोग, रील बना रहे हैं और रील में दिखा रहे हैं और असल में मदद नहीं कर रहे और रील बनाने में बिजी है। वही ये भी उसी तरह की लघु कथा है कि इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर्स होंगे, मैं इतनी मतलब रोमांचित करने वाली या हैरान करने वाली या दुखद या मर्म को दर्शाने वाली मैं कोई अपनी पोस्ट करूंगा, पोस्ट लगाऊंगा तो वो ज्यादा प्रभाव छोड़ेगी, मेरे को फॉलोअर्स ज्यादा मिलेंगे। वो उस तरह की लघु कथा है। तो ये समाज की असंवेदनशीलता पर प्रकाश डालती है कि समाज में हम किस तरह के हो गए हैं। तो बाद में वो ये भी दिखाती है को पुरस्कृत किया जा रहा है कि गटर की सफाई हुई है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि भी गटर में बंदा मर गया है, बाद में वो खुद ही अपने आप ही विश्लेषण करता है, मैं जो है विश्लेषण करता है कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया, भी ये गलत बात है, मेरी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के मतलब जो कथानक बुना गया वो समाज की संवेदनशीलता पर वो कटाक्ष है कि हम कितने असंवेदनशील हो रहे हैं। कथानक पुराना है, दो कथानक से, दो घटनाओं से उन्होंने इसको रखा है। लघु कथा में थोड़ा सा कसाव और थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। लघु कथा कुल मिलाकर अच्छी लघु कथा है। बहुत बधाई आपको, बधाई राजप्रिया रानी जी को बधाई। हाँ, और रशीद गौरी जी की भाग्य और चिंता, ये भी इसमें पात्रानुकूल भाषा है और इसमें वही मजदूर और ठेकेदार की विडंबना, ये हमेशा पहले ही ऐसे है और फिर बाद में आकर के एक शिक्षा के महत्व पे प्रकाश डालते हैं। और वहाँ उनकी चिंता बिल्कुल ठीक दिखाई हुई है कि रोटी से ज्यादा उनको भूख, जो भूख होती है ना, वो कुछ नहीं क्या है, उसके ऊपर जो इंसान में भूखा है उसको सिर्फ रोजी रोटी की चिंता है, वहाँ उसको शिक्षा का कोई महत्व नजर नहीं आता। या यही दिखाया गया कि उनको उनके, हम भी कह देते हैं कई बार, हम बहुत कोशिश करते हैं
कि ये इसको समझाएं कि ये इस तरह का फिजूल खर्च करती है, जब पैसे आ जाते हैं तो इतना एक ही दिन में खर्च कर डालती है। हम भी सोचते हैं अपनी आया वगैरह को, भाई उनको समझाएं, उनको करें, लेकिन इनकी कुछ फितरत ही इस तरह की होती है, तो वो मतलब उनको बस एक इस तरह के माहौल में ढले होते हैं ये लोग, मजदूर और ठेकेदार, इनके आपस में दिखाया गया यहाँ पर, तो ये एक विडंबना ही कही जाएगी, भाग्य और चिंता। तो इसको थोड़ा और मांझा जा सकता है रशीद जी, इसको और मांझ के अच्छा लिखा जा सकता है लघु कथा को, क्योंकि इसमें 2-3 बातें तो अच्छी हैं। ये बात अच्छी है कि इसमें शिक्षा के महत्व में प्रकाश डालते हुए मजदूरों को समझाने का प्रयास किया गया है। अगली लघु कथा है लोकोक्ति पर आधारित है, सुधा पांडे जी की लघु कथा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही एक जमींदार की एक तरह से लघु कथा है जो फ्लैशबैक में चल रही है। वो अपनी बात दिखाता है, वो मतलब प्रभाव नहीं छोड़ रही लघु कथा। इसमें ना कहीं अंत में कुछ समझ में आता है, ना कोई व्यंग है, बस ये एक कथा, पूरी लघु कथा बन नहीं पाई है, इसको आप दोबारा लिखने का प्रयास करें, है ना यशोदा। और अनीता जी ने रुद्राक्ष, ये जो मंदिर में कई तरह की लघु कथाएं हैं, इस तरह की आम मिल जाती है। पहले गणेश जी को दूध पिलाते थे, तो या शिव जी पर चढ़ाते हैं तो कहते भी क्यों चढ़ाते हैं, या भाई इससे अच्छा इस दूध को इस्तेमाल किया जाए या गरीबों को बांट दिया जाए, वो उसी तरह का कथानक है। तो कथानक में कोई नयापन नहीं नजर आया। तो हम देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहती हूँ कि विषय की बात कर रही थी मैं, कि हमें विषय को लेकर अभी भी मैं ये कहूंगी कि लघु कथा गरीब है सच में। कुछ एक लघु कथाकारों को छोड़कर, इसमें मैं ये नहीं है कि योगराज प्रभाकर जी यहाँ हैं तो मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। योगराज प्रभाकर जी ने इस संदर्भ में, यानी कि विषय को लेकर के एक नए विमर्श इन्होंने पैदा किए हैं, और इनका वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक लघु कथा जो अभी कलश आया है इनका, उसमें आप देखेंगे सच में कि हमें किस तरह से ग्लोबल रह करके भूमंडलीकरण का समय है, और इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं समाज में और राष्ट्र में वैश्विक स्तर पर। तो इसमें जो लघु कथा क्लश में जो विषय है ना, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बिल्कुल एकदम नए विषय है, और हमें विषय के मामले में मैं योगराज प्रभाकर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये अलग अलग विषय दे करके और किस तरह से लघु कथाकारों को खोजने पर लघु कथा को मांझ रहे हैं, लघु कथा का इतिहास लिख रहे हैं। एक तरह से मैं कहूँ कि नए विमर्श लेकर के आ रहे हैं, नए विषय लेकर के आ रहे हैं। तो लघु कथा अभी तक आज भी जैसे मुझे ऐसा लगा कि लघु कथा विषय के मामले में बहुत गरीब है। तो गरीब हमें नहीं बनाना है, लघु कथा को समृद्ध करना है, तो हमें नए विषय लाने होंगे, हमें अलग हटकर सोचना होगा। और ये बात मैं कहना चाहूंगी, और हमें लघु कथा के भाव पक्ष और कला पक्ष पर ध्यान देना होगा। अभी तक हम सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं, जो साहित्यिक कलात्मकता आनी चाहिए लघु कथा में वो नहीं आ पा रही है। देखिए, वैसे तो कथानक हमारा अगर शिल्प और शैली इतनी बढ़िया है, और हमारा जो कथानक है वो अपने आप अपना आकार तय कर लेता है, अपने आप शिल्प और शैली भी चुन लेता है, लेकिन अभी तक हम उसे पूरी कलात्मक लघु कथा को कलात्मकता नहीं दे पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी कमी है। जब तक कि कथानक का संपूर्ण प्रभाव, उसका घनीभूत संवेदना ना हो, उसमें प्रखरता ना हो, या फिर सटीक अभिव्यक्ति या तीव्र संप्रेषणीयता ना हो, तब तक लघु कथा प्रभावशाली नहीं बनती। और हमें तो इस भ्रम से तो बचना ही होगा कि लघु कथा लिखना इतना सरल नहीं है। उसमें एक एक शब्द का महत्व है लघु कथा में। एक शब्द फालतू हुआ तो भी लघु कथा
अर्थ बदल जाते हैं। यदि हम एक लघु कथा, एक शब्द या एक वाक्य भी कम कर देते हैं लघु कथा में, तो लघु कथा ऐसी तराशी हुई होनी चाहिए कि एक वाक्य या एक शब्द काटने से भी आपकी लघु कथा में फर्क आ जाए। तो ये यहाँ मैं ये कुछ बातें मैं कहना चाह रही थी। और एक और बात इसमें कह रही थी कि आजकल नवाचार जो है, नवाचार के तौर पर क्या कर रहे हैं लोग के लघु कथा को लघु कथा नहीं रहने दे रहे, उसको लघु कथा विधा की अपने मानदंड है भाई। कौन कहता नहीं है लघु कथा के मानदंड? लोग नहीं मानते हैं। अब कालखंड को ही ले लीजिए, सिद्धेश्वर जी भी बहुत अच्छे से कालखंड को जानते हैं, समझाते हैं। और इनके लघु कथाकार इनके जो मंच से जुड़े हैं वो किसी कालखंड में दोष में नहीं पाए गए, क्योंकि ये शायद उनकी क्लास लेते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ नियमों का पालन लघु कथा में आवश्यक है, जरूरी है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लो एक नदी है, अगर वो कूल किनारों से ना बंधी हो तो क्या हो जाएगा है? या तो नदी का बहाव और रूप दोनों खंडित हो जाएंगे, दोनों खंडित हो जाएंगे। तो ऐसे में या तो नदी अराजक होकर के प्रलंकारी हो जाएगी, और या फिर तालाब और झील में बदल जाएगी। तो दोनों ही स्थितियां नदी के अनुकूल नहीं है। इसी तरह से लघु कथा है। लघु कथा में हमें इतने सख्त नियम भी ना हो कि भाई सीमेंट जैसे पक्के भी नहीं होने चाहिए, लचीलापन होना चाहिए नियमों में। और लघु कथा के सिद्धांत ऐसे भी ना हो कि अराजकता ही फैल जाए, लघु कथा को मानो ही ना, तुम लघु कथा ही ना समझो। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं और क्या कह सकती हूँ, मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मेरा मंतव्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सभी का मंतव्य यही है कि हम लघु कथा को रूपवती और गुणवती बनाएं, लघु कथा को समृद्ध करें, अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें उसको बेहतर करने के लिए। तो यही हमारा मकसद है। तो मैं अगर किसी को बुरा लगा हो, मेरी कोई बात ऐसे कही गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ एक मकसद से इकट्ठे हुए हैं, तो वो कहना भी जरूरी है। तो यहाँ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ युवराज प्रभाकर जी का। उन्होंने मेरी लघु कथा छूटा हुआ सामान को समझाने में जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके बारे में बताया, उसको ध्यान से पढ़े। मैंने बताया कि लघु कथा के आकार के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं। लघु कथा का आकार असल में लघु कथा का कथानक तय करता है। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भाई लघु कथा छोटी होगी, कितनी आकार में बड़ी होगी, ये लघु कथा तो कथानक तय करता है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ योगराज प्रभाकर जी को। आकर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आकर के कुछ पहले समीक्षा प्रस्तुत कर दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत आभार, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और वास्तव में आज का कार्यक्रम देखिए, जब मैं तो बांधा रहता हूँ कि 1 घंटा में यह कार्यक्रम हो जाए, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बातें होने लगती है कि मैं उसको फिर बांध नहीं पाता। चूँकि यह हमारा कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम एक सिनेमा दिखला रहे हैं और देख लिया काम पूरा हो गया। हमारा उद्देश्य होता है किसी को सिखाना सीखना, और इस उद्देश्य में आज का कार्यक्रम मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण रहा है। अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, और इतनी विस्तार से आप, सबसे खूबी है कि आप इतनी सारी लोक कथाओं को सुनकर अंत में, आदमी तो एक लोक कथा सुनकर फिर तुरंत उसकी समीक्षा कर देता, उतनी मुश्किल नहीं जितना कि आप पूरी लोक कथाओं को सुनने के बाद अंत में जो आपने इतनी अच्छा विश्लेषण किया। और इसमें योगराज प्रभाकर ने भी अपनी बात व्यक्त किया। तो मैं तो यही दोनों के बारे में एक ही लाइन कहूँगा कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिस मुद्दे पर हम एकमत नहीं हो पाते। इसका मतलब नहीं कि वो मुद्दा गलत है, अपनी अपनी सोच हो जाती है। लेकिन आपने जो अभी अध्यक्ष उद्बोधन में जो लोक कथा के इतर भी बहुत सारी लोक कथा की विशेषताएं, लोक कथा कैसी होनी चाहिए और उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसका भी आपने अपने विचार में प्रकट किया।
हम मुग्ध हो गए, हम सुनते रह गए। और वास्तव में हम हरियाणा में आपकी बात को उतनी गंभीरता से शायद नहीं सुन पाए थे, या आप उससे दूसरी भूमिका में होंगी। आज मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप वास्तव में लघु कथा के प्रति कितनी गंभीर हैं और कितनी तह तक आप भीतर घुसी हुई हैं। तो मैं तो चाहूँगा यही कि आप जैसे शख्स यदि हमारे मंच पर आते रहें तो निश्चित तौर पर कई लोग कथाकारों को लाभ होगा। अब वह प्रेरणा लेंगे और उसके बाद निश्चित तौर पर सृजनात्मक विकास होगा। हमारा उद्देश्य भी हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का यही है जो 4 साल से चला रहे हैं। और निश्चित तौर पर कई लोग जो सीखना चाहेंगे वे जरूर जुड़ेंगे, जो नहीं सीखना चाहेंगे केवल प्रशंसा पाना चाहते हैं वे नहीं भी जुड़े तो हमारा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरी कोशिश है कि जैसे दुष्यंत कुमार ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम सूरत बदलने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। और इसमें आप लोग का जो मदद और सहयोग मिल रहा है, हम लोग निश्चित तौर पर एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। हम लोग कोई धनोपार्जन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना हम कमा रहे ना आपको हम कुछ दे पाते हैं। मान सम्मान और प्यार के सिवा हम आपको कुछ भी नहीं दे पाते हैं, ना ले पाते हैं। लेकिन यह जो हम लोग काम कर रहे हैं यह भी एक सामाजिक सेवा है, किसी भी लेखक को आगे बढ़ाना और साहित्य को के सृजन में विकास के लिए हम लोग को मदद करना। अब हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि समय वैसे ही बहुत अधिक हो गया है। लेकिन आज जो बातें हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको मैं यूट्यूब में भी डालूँगा। अभी तो वैसे डायरेक्ट काफ़ी लोग देखे। देखिए श्याम सुंदर अग्रवाल कितने पुराने लेखक हैं लोक कथा के, आप भी जानती होंगी। वो भी अभी लाइव देख रहे हैं। उन्होंने आपके विचार को काफ़ी अच्छा कहा है। काफ़ी लोग अभी लाइव भी देख लिए। यह पहली बार है कि फेसबुक पर भी लाइव उसको लोग देख रहे हैं और बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी भी खासियत हो कि आप दोनों शख्स एक साथ इतना योगराज प्रभाकर एक तरफ शील जी दोनों शख्सियत एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि और क्या कितनी बेहतरीन और कितनी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम हो जाता है। और लोग भी महसूस कर रहे हो कि आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो यह जब यूट्यूब में जब हम इसको डालेंगे कल सुबह तक, तो आप लोग से निवेदन है कि इसका लिंक आप अपने मित्रों तक भेजें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह मेरी आपसे गुजारिश होगी। इसके साथ हम अब कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाते हैं। यदि ऋचा वर्मा जी हो तो मंच पर आए। एक सूचना और दे दे कि इस बार लघु कथा की बात हो रही है तो साहित्य अमृत में पहली बार मेरी 4 लघु कथाएँ एक साथ प्रकाशित हुई है नए अंक में। संभव हो तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, सुझाव देंगे। यह आप लोग के स्नेह और सहयोग का ही परिणाम है। इस सूचना के साथ कि अब अगले कल से हम कविता सप्ताह आरंभ होगा और जो लोग कविता में रुचि रखते हैं वे इसमें आएंगे और आप हमेशा हमें जरूर सहयोग दें, आपसे निवेदन रहेगा। और अब ऋचा वर्मा जी से निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर आए, जो प्रभारी नहीं है। आप धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। ऋचा वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं शिल्प मैम की बातें बहुत ही कुछ बात, सब बातों को तो नहीं कहूंगी, लेकिन 2 बातें कि कथा में रस होना चाहिए और हम कथा में क्या करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बिना लक्ष्य के हम, और ये गलती हम लोग सब जो अभी नए रचनाकार है या नया शुरू किए हैं, तो ये 2 बातें हम सबों को बहुत सीखी। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं और सभी की लघु कथाओं पर इन्होंने जो टिप्पणी दी, और योगराज प्रभाकर सर की तो मैं कायल हूँ। 11 लघु कथाओं पर उन्होंने फटाफट टिप्पणियां दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्री कौशिक मैम ने कही। और ये आपने कहा ये 2 व्यक्ति, मैं तो कहूंगी सेवा सदन सर की लघु कथा भी बहुत ही अच्छी लगी। तो 4 खंभों वाला ये कार्यक्रम आज बहुत 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 सफल रहा। सिरसा से आप अपने लिए जो अवार्ड लाए हो, हम लोगों के लिए तो आप श्री कौशिक मैम और योगराज प्रभाकर सर को इस मंच पर लाए। मैं सिर्फ अपना अवार्ड नहीं लाया, मैं शिव जी को लेके आ गया अवार्ड के रूप में। हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए, बहुत बहुत। और हम सब इसमें बने रहे, सभी लोग बने रहे, बहुत कम लोगों ने मंच छोड़ा है। तो और ऐसी गोष्ठियां होती रहे। सर तो आते हैं प्रभाकर सर, श्री कौशिक मैम आप भी आया कीजिए। और ये हम लोग कुछ पूरे देश से सब लोग इकट्ठे होते हैं, खासकर बिहार के लोग भी हम लोग ज्यादा है इसमें। तो आपके आने से बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। ऋचा वर्मा जी सुनिए मेरी बात। जी सर। मुझे घुमा के बात करने की आदत नहीं है, आप जानते हैं बहुत सालों से। मंच के ऊपर अनुशासन पैदा कीजिए। जी सर, वो तो सबसे पहले मैं छोड़ के जाऊंगा। नहीं सर, देखिए बीच में कोई भजन डाल रहा है। अरे प्रभाकर जी बहुत आप एक बार ग्रुप बना लीजिए, पता चले कि मैं कितना अनुशासन में हूँ। बहुत ऐसे साहित्यकार है तो क्या कहा जाए, हम तो हटा ही ना सकते हैं।
अब क्या कीजिएगा, 10 आदमी को लेके चला है, लेकिन क्या कीजिएगा, उसको साफ करना, गंदगी आएगी, हमें साफ करना है, साफ नहीं करेंगे तब आप नाराज होंगे, लेकिन अब गंदगी नहीं आएगी ये तो संभव नहीं है। ये प्रदूषण बहुत फैला हुआ है साहित्य में। नहीं ऐसी बात नहीं। सवाल है सिद्धेश्वर जी, उन्हें अनुशासित भी करना है। हाँ बिल्कुल। अरे हम लोग हटाते ही रहते हैं। रिपीटेड ऑफेंडर। हाँ उनको सर लघु कथा का एक अलग ग्रुप बना दीजिए ना, हम लोगों का सबका। वैसा संभव नहीं है। व्यवस्था है ना, कम्युनिटी भी बना सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, और ये लघु कथा का ग्रुप रहे, हमें भी लघु कथा साहित्य यात्रा करके बना